अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड, और उसका जो है चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसके सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, जो कि डील करता है पाकिस्तान पिनल कोड 1860 का सेक्शन 1, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पाकिस्तान पिनल कोड, ये इस एक्ट का पूरा नाम होगा, इसका टाइटल होगा। एंड शैल टेक इफ़ेक्ट थ्रू आउट पाकिस्तान, और ये जो है जनरल लॉ होगा, पूरे के पूरे पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल होगा। यही लॉ जो है पनिशमेंट्स के हवाले से जो है पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा, और इसका पूरे पाकिस्तान में इफ़ेक्ट होगा, एक्सटेंट होगी। नेक्स्ट वन है सेक्शन 2 है इसका, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। यानी कि सेक्शन 2 ये बता रहा है कि कोई भी ऑफेंस जो आप पाकिस्तान में करेंगे उनकी जो सज़ा होगी वो आपको इस कोड के तहत मिलेगी, जो कि पाकिस्तान पिनल कोड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीसी भी बोलते हैं। इसकी जो डायरेक्ट रीडिंग है वो ये है, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within Pakistan। यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं जो कि इस एक्ट की प्रोविजंस के अगेंस्ट है, कॉन्ट्रेरी है, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन, तो आप क्या करेंगे, आप लायबल होंगे किसी भी ऑफेंस के। इस एक्ट के अंदर आपको पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो एक्ट एंड ओमिशन का वर्ड इस्तेमाल होना है, तो हम इसको ओमिशन को समझ लेते हैं कि ओमिशन क्या चीज़ है। बेसिकली जो ओमिशन है ना, ये होता है जो एक्ट है वो कोई भी फॉरबिडन एक्ट्स हो सकता है। यानी कि एक्ट और ओमिशन में अगर आपको डिफरेंस बताऊं तो एक्ट यानी कि कोई भी इस जो है कोड के मुताबिक कोई भी एक्ट होगा, फॉरबिडन एक्ट्स, जिसमें हमारा थेफ्ट है, जिसमें डकैती है, रॉबरी है, और ये तमाम जो ऑफेंसेस हैं, चीटिंग है। और ओमिशन की अगर बात करें तो ओमिशन जो है वो आपकी कोई भी ड्यूटी है, आपकी लीगल ड्यूटी है जो आप परफॉर्म नहीं करते, डज़ नॉट परफॉर्म लीगल ड्यूटी। इसकी एग्जांपल जो बेस्ट है वो यही है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो है, बैंक का जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो दौरान डकैती जो है डकैती होने से रोकता नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये उस गार्ड ने क्या किया है, ओमिशन किया है। और ये एक्ट और ओमिशन में जो है वो डिफरेंस है। नेक्स्ट वन है थर्ड सेक्शन जो है पाकिस्तान पिनल कोड का, वो डील करता है, थर्ड वन है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। अब जो थर्ड सेक्शन है वो डील करता है जनाब कि ऐसे कोई भी ऑफेंसेस जो कि कमिट तो किए जाते हैं आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वो कानून के मुताबिक क्या किए जाते हैं, उनका जो ट्रायल होगा, जो उनका केस चलाया जाएगा वो पाकिस्तान में चलाया जाएगा। अब इसकी जो डायरेक्ट वर्डिंग है वो ये है कि एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तान लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान शैल बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि कोई भी बंदा है जो कि किसी भी पाकिस्तान लॉ के अंडर लायबल होता है और वो क्या करता है, कोई भी ऑफेंस करता है पाकिस्तान से बियॉन्ड, उसको इस कोड की प्रोविजन जो कि पाकिस्तान पिनल कोड है, इसकी प्रोविजंस के तहत ही उसको ट्राई किया जाएगा, उसका ट्रायल होगा, ठीक है। चाहे वो यही एक्ट पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी करेगा तो इस एक्ट के तहत ही उसको सज़ा दी जाएगी। इसकी प्रोवाइज़ो है एक जनाब कि अगर तो कोई बंदा जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत, यानी कि कोई भी एक्यूज्ड है, आप एक एग्रीमेंट के तहत किसी भी कंट्री के जो कोई उसका मुजरम है उसको हवाले करते हैं, या कोई भी आप पाकिस्तान का मुजरम है जो बाहर में ऑफेंस करता है तो आप उसको पाकिस्तान में लाते हैं, ठीक है। और उस बाहर की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसने आपके हवाले आपका मुजरम किया है, उसके एविडेंस पे आप रिलाई करते हुए उस बंदे को सज़ा भी देते हैं। आप कोर्ट ऑफ लॉ में वो एविडेंस भी इस्तेमाल करते हैं जो बाहर की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने आपके हवाले किए हैं, तो आप उसको कोई भी ऑफेंस दे सकते हैं, कोई भी सज़ा उस बंदे को दे सकते हैं एक्सेप्ट डेथ, लेकिन आप उसको सज़ाए मौत नहीं दे सकते, उसके अलावा आप कोई भी सज़ा उसको दे सकते हैं।
ये इसका सेक्शन 3 था। अब 4th वन है एक्सटेंशन ऑफ कोड्स टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, यानी कि वो कह रहे हैं कि जनाब ये वाला जो कोड है पाकिस्तान पिनल कोड, इसकी जो प्रोविजंस होंगी वो किसी भी ऑफेंस पे लागू होंगी जो करेगा, यानी कि दी प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, यानी कि कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर ऑफेंस करेगा, ठीक है, तो उस पर यही कोड जो है वो एप्लीकेबल होगा, चाहे वो पाकिस्तान की सर्विस में है या पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान में रह के वही ऑफेंस करेगा और वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर उसको इसी कोड के तहत ही ट्राई किया जाएगा। नेक्स्ट वन है एनी पर्सन ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, यानी कि अब कोई भी पर्सन है या कोई भी जो है वो शिप पे मौजूद है, एनी पर्सन ऑन एनी शिप, यानी कि कोई भी बंदा है वो किसी शिप पे मौजूद है या किसी भी एयरक्राफ्ट में मौजूद है और वो शिप या एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तानी लॉ के तहत पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, तो फिर क्या समझा जाएगा कि उस बंदे ने जो ऑफेंस कमिट किया है वो इस पाकिस्तान के जो है कानून के मुताबिक, इस कोड के मुताबिक ही उसको पनिश किया जाएगा। अगर उस पर वो कोई ऑफेंस करता है तो उस जो है एयरक्राफ्ट पे या उस जो है जो शिप पे। नेक्स्ट वन है इसकी 5th वन सेक्शन आ गया, लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर 1 का प्रिलिमिनरी का, तो वो जो डील करता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में कुछ लॉज हैं जिन पे जो है ये एक्ट ये कोड है ये लागू नहीं होगा। उसमें वो ये बता रहे हैं कि यानी कि कोई भी जो है आर्मी पे, यानी कि सोल्जर्स वगैरह पे, सेलर्स पे, एयरमैन पे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी भगोड़े वगैरह होते हैं, डिज़र्टेड ऑफिसर्स होते हैं, उन पे ये जो लोकल लॉ है या जो कोई स्पेशल लॉ एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये जो कोड है ये जनरल लॉ है, ये एप्लीकेबल उन पे नहीं होगा। तो ये हमें बता रहे हैं जनाब सेक्शन 5 के अंदर। अब जनाब चैप्टर नंबर हमारा 2 स्टार्ट हो गया जो कि सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A तक है। अब जो ये सेक्शन नंबर 6 है ये डील करता है, इसमें सिंपल सी बात यही की गई है कि इससे आगे हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़नी है, ये जो चैप्टर है जनरल एक्सप्लेनेशंस का, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डेफिनेशंस बता दी गई हैं पूरे कोड में जो इस्तेमाल होनी है। तो सेक्शन 6 में यही सिंपल बात लिखी गई है कि जनाब जितनी भी डेफिनेशंस होंगी उनको समझते हुए आपने एक्सेप्शंस भी जहन में रखनी है। जैसे कि एक जो है इसकी जो आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आपको ये मज़ीद जो है क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो इसकी 1 है वही पढ़ लें। दिस सेक्शन इन दिस कोड विच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंस, यानी कि अगर आप इसकी जो है जनरल एक्सेप्शंस का जो है चैप्टर पढ़ेंगे उसका सेक्शन 82, 83 में जो एज ऑफ चाइल्ड लिखी गई है वो उसमें ये लिखा गया है कि यानी कि कोई भी अगर चाइल्ड है वो अंडर 7 years है, ठीक है, या अंडर 10 years ऑफ एज है, वो कोई ऑफेंस करेगा तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई स्पेशल लॉ आ जाता है तो फिर जो है उस बच्चे को आप पनिशमेंट दे सकते हैं। ये इसमें सिंपल सी बात लिख दी गई है कि आपने जो भी डेफिनेशंस को समझना है तो आपने साथ ही साथ उसके अपने जहन में जो है जनरल एक्सेप्शंस भी रखनी है। 7th वन है सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड, यानी कि इस कानून में, इस कोड में किसी भी जगह पे अगर कोई बात एक्सप्लेन कर दी गई है तो उसको फिर पूरे कोड के लिए वही समझा जाएगा जो एक दफ़ा डेफिनेशंस में या किसी भी पार्ट में एक्सप्लेन कर दी गई है। नेक्स्ट है 8 वन है जेंडर के हवाले से कि जनाब जो प्रोनाउन है ही, ये, शी, दे, इट, में, सब के लिए जो है ही इस्तेमाल होगा, यानी कि ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल और फीमेल, चाहे वो औरत है या चाहे वो बंदा है, मेल है या फीमेल है, उन सब के लिए कानून में यानी कि कोर्ट में जितने भी ऑर्डर्स लिखे जाते हैं वहाँ पे आपको अगर जो है एक्यूज्ड मेल है या फीमेल है तो शी कहीं भी नज़र नहीं आएगा, आपको वहाँ पे ही का लफ्ज़ ही नज़र आएगा इस सेक्शन के तहत। नेक्स्ट है नंबर। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब जो नंबर है इसमें जो आपके सिंगुलर नंबर हैं उनसे मुराद है आपके प्लूरल नंबर भी उसमें इंक्लूड हैं। इसकी जो वर्डिंग देख लें आप, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, अगर
इस कॉन्टेक्स्ट के अगर अगेंस्ट कोई चीज़ आ जाती है तो ठीक, अदरवाइज क्या होगा, वर्ड्स इंपोर्टिंग द सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड द वर्ड इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। यानी कि आपके जो सिंगुलर नंबर लिखे जाएंगे उनमें प्लूरल भी आ जाएंगे और आपके जो प्लूरल नंबर आ जाएंगे उनमें आपके सिंगुलर नंबर भी ऐड होंगे सेक्शन नंबर 9 के तहत। अब जो सेक्शन 10 है वो डील करता है मैन एंड वुमेन। अब जो वर्ड है मैन एंड वुमेन ये क्या डिनोट करते हैं, अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। जहाँ कहीं पे भी लफ्ज़ मेल आ जाएगा, सॉरी मैन आ जाएगा, तो मैन से मुराद है कोई भी मेल किसी भी एज का, और जहाँ कहीं पे भी लफ्ज़ वुमेन आ जाएगा तो वुमेन से मुराद है फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। ठीक है जी, सिंपल सी डेफिनेशन, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट वन 11th है पर्सन। पर्सन से मुराद है कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन और कोई भी बॉडी ऑफ पर्सनस, आया कि वो कॉरपोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड है या नहीं है, उसको हम बोलेंगे कि ये सेक्शन 11 के मुताबिक पर्सन है इस कोड में। नेक्स्ट वन है पब्लिक। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। यानी कि पब्लिक से मुराद होगा कि जनाब या तो कोई ख़ास पब्लिक है, ख़ास क्लास की पब्लिक है, या किसी ख़ास कम्युनिटी की जो है वो किसी भी कम्युनिटी की पब्लिक है। सर्वेंट ऑफ स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नंबर 14 है जो द वर्ड सर्वेंट ऑफ स्टेट डिनोट ऑल ऑफिसर्स और ऑल सर्वेंट्स कंटिन्यूड अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। अब जो वर्ड सर्वेंट ऑफ स्टेट आएगा, अब जो है जो डेफिनेशन सर्वेंट ऑफ स्टेट की है वो उसमें तमाम जो ऑफिसर्स हैं या तमाम सर्वेंट्स हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं या एम्प्लॉय किए गए हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और अंडर द अथॉरिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट हैं या फिर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी से अपॉइंट किए गए हैं, तो उनको हम बोलेंगे कि ये सर्वेंट ऑफ स्टेट हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मुराद क्या है, गवर्नमेंट डिनोट्स द पर्सन और पर्सनस ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू एडमिनिस्टर। अब जो गवर्नमेंट का लफ्ज़ है उससे मुराद क्या लिया जाएगा, कोई भी पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन हैं जिनको लॉ इजाज़त देता है कि वो क्या करें, टू एडमिनिस्टर एग्जेक्टिव गवर्नमेंट, कि वो जो एग्जेक्टिव गवर्नमेंट है उसको एडमिनिस्टर करें पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, उसको हम बोलेंगे कि ये जो है गवर्नमेंट है। नेक्स्ट वन है जज। जज से क्या मुराद है, वो कह रहे हैं सबसे पहली लाइन में द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज ए जज। इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब हर वो बंदा जिसको एक तो ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया है वो जज होगा, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पर्सन तक महदूद नहीं होगी जो डेजिग्नेटेड हैं ऑफिशियली एज ए जज। इसमें कौन कौन से बंदे शामिल होंगे जज में, वो इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग, यानी कि कोई भी बंदे जिनको लॉ एम्पावर कर रहा है, लॉ इजाज़त दे रहा है कि वो क्या करें, किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में, वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें क्या करें, कोई भी डेफिनेटिव जजमेंट दे दें या कोई भी ऐसी जजमेंट दे दें जिसके ख़िलाफ़ अगर अपील ना हो तो वो क्या हो जाएगी, वो डेफिनेटिव हो जाएगी, वो फाइनल हो जाएगी। और जजमेंट विच इफ़ कन्फर्म्ड बाय सम अदर अथॉरिटी, या उस जजमेंट को कोई दूसरी जो अथॉरिटी है गवर्नमेंट की वो क्या करेगी, उसको कन्फर्म कर दे या उसको डेफिनेटिव कर दे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो बंदा वो जज कहलाएगा। और जज में एक भी बंदा यानी कि सिंगल बेंच या उसमें जो डबल बेंच हैं, कोई भी पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव जजमेंट, उनको भी हम बोलेंगे कि ये बंदे भी क्या हैं, ये जज हैं। नेक्स्ट वन है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जो कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या मुराद होगी, द वर्ड्स कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। यानी कि इस डेफिनेशन में जो चीज़ आपने याद रखनी है वो यही है, टू एक्ट जुडिशली अलोन, यानी कि कोई भी बंदा, यानी कि कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या मुराद होगी, कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये डिनोट करता है अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, यानी कि कोई भी जज है जिसको लॉ एम्पावर करता है कि वो क्या करे, वो या तो अकेले ही जुडिशली एक्ट करे या फिर उसके साथ कोई अ बॉडी ऑफ जजेस हों विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली एज ए बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज़ एक्टिंग जुडिशली, तो उनको हम बोलेंगे कि जनाब ये क्या है, कोर्ट ऑफ जस्टिस है। नेक्स्ट वन है पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट क्या क्या हैं,
The word public servant denotes a person falling under any of the description herein after following namely। अब जो है सेक्शन 21 डील करता है पब्लिक सर्वेंट के साथ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। इसको पब्लिक सर्वेंट को अब कौन, इसकी कोई ख़ास डेफिनेशन तो यहाँ पे लिखी नहीं गई। अब पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन से बंदे शामिल होंगे यहाँ पे उन्होंने किया ये है कि एक लिस्ट अटैच कर दी है कि जनाब ये वाले पर्सन जो होंगे ये क्या कहलाएंगे, पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। नंबर 1, एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, यानी कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं या फिर वो सर्व कर रही हैं किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर, तो उनको हम बोलेंगे कोई भी कमीशन ऑफिसर जो होगा कि ये क्या है, ये पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट है कोई भी जज, हर जज जो होगा वो क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose ड्यूटी इज़ टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट एनी मैटर ऑफ लॉ, यानी कि कोई भी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर होगा उसको हम बोलेंगे कि ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट है। कोई भी अब जो जरीमैन होगा या असेसर होगा या किसी भी पंचायत का जो मेंबर होगा उसको हम बोलेंगे जो असिस्ट कर रहा हो कोर्ट ऑफ जस्टिस को या पब्लिक सर्वेंट को, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये भी बंदा पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट वन है कोई भी आर्बिट्रेटर है, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय विर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। अब कोई भी बंदा जो किसी दूसरे बंदे को क्या कर सकता है, किसी कन्फाइनमेंट में रख सकता है, उसने कोई ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ठीक है, उस ऑफिस के जो है वजह से या उस ऑफिस के बदले में वो किसी बंदे को होल्ड करने का अगर उसके पास पावर है तो वो क्या कहलाएगा, वो भी बंदा पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जो होगा वो भी क्या कहलाएगा, पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा। वूज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस। अब किसी भी जो सरकारी ऑफिसर है या गवर्नमेंट का जो कोई भी ऑफिसर है जिसकी ये ड्यूटी है कि उसने ऑफेंसेस को रोकना है या ऑफेंसेस की इतला गवर्नमेंट को देनी है, तो वो भी कहलाएगा कि ये बंदा भी पब्लिक सर्वेंट है। इसकी एग्जांपल है लंबरदार जो हमारे गांव वगैरह के होते हैं, तो उसको भी पब्लिक सर्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट वन है एवरी ऑफिसर whose ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और सर्वे वगैरह जो करेगा, यानी कि कोई भी बंदा जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, किसी भी प्रॉपर्टी को रिसीव करे, कीप करे, एक्सपेंड करे या फिर गवर्नमेंट के लिए वो क्या करे, सर्वे करे, असेसमेंट करे लैंड रेवेन्यू की या किसी और चीज़ की जो गवर्नमेंट उसके ज़िम्मे लगाएगी, वो भी बंदा पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। नेक्स्ट वन है कोई भी ऑफिसर, एवरी ऑफिसर whose ड्यूटी इट इज़, जिसकी ये ड्यूटी लगा दी गई है कि वो क्या करे, कि वो टेक करे, रिसीव, कीप, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, और टैक्स वगैरह वो लगाए, या फिर जो है वो लोगों के जो राइट्स हैं डॉक्यूमेंट्स के हवाले से उनको असरटेन करे किसी भी विलेज, टाउन या डिस्ट्रिक्ट के, उसको बोलेंगे कि ये भी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट है अब कोई भी बंदा जो है उसकी ये ड्यूटी है कि वो मेंटेन, पब्लिश, प्रिपेयर या फिर इलेक्शन वगैरह करवाने के लिए, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, पब्लिक सर्वेंट होगा। इसकी एग्जांपल है म्यूनिसिपल कमिश्नर इन अ पब्लिक सर्वेंट, सॉरी। नेक्स्ट वन आ जाता है जनाब जो है डेफिनेशन 22 मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम जनरल डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि कोई भी चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए विदाउट डिस्ट्रॉइंग, बग़ैर उसको तबाह किए या उखाड़े हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब जो है इस कोड के मुताबिक मूवेबल प्रॉपर्टी की क्या डेफिनेशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अब जो है मूवेबल प्रॉपर्टी में इस एक्ट के मुताबिक, कोड के मुताबिक तमाम वो प्रॉपर्टीज़ जो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी होंगी किसी भी किस्म की, उसको हम बोलेंगे ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसमें वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी लैंड एंड एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, ठीक है, यानी कि ज़मीन या कोई ज़मीन के साथ जो चीज़ अटैच होगी उसको हम बोलेंगे ये क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ, या फिर जो भी चीज़ जो कि परमानेंटली ज़मीन के साथ बांध दी गई है उसको भी बोलेंगे हम क्या है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है।
नेक्स्ट वन है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुली गेन, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। अब ये चारों की चारों डेफिनेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये आपने लाजमी करनी है, इनको आपने मेमोराइज़ कर लेना है, अजबर कर लेना है। सेक्शन 23 सबसे पहले है रॉन्गफुल गेन, यानी कि कोई भी चीज़ आप गलत तरीके से हासिल करेंगे, एक जनरल इसका ये मतलब बनता है, तो उसको हम बोलेंगे कि रॉन्गफुल गेन है। अब इस एक्ट की जो वर्डिंग है वो क्या कहती है, रॉन्गफुल गेन इज़ गेन बाई अनलॉफुल मीन्स, यानी कि गैर कानूनी तरीके से आप कोई भी चीज़ जो है वो हासिल करेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी हासिल करेंगे, ठीक है, वो हम क्या कहलाएगी, वो जनाब कहलाएगी रॉन्गफुल गेन। Wrongful gain is a gain by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled। और जो पर्सन उस प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है वो उसका लीगली इंटाइटल नहीं है, कानूनी हकदार भी नहीं है, फिर भी वो हासिल करता है तो वो रॉन्गफुल गेन करेगा। नेक्स्ट है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल लॉस इज़ द लॉस by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। अब किसी भी पर्सन से आप अनलॉफुल तरीके से क्या करते हैं, कोई प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, हालांकि वो उस प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पे रखने का हकदार है, फिर वो क्या कहलाएगा, आपने कौन सा एक्ट किया है, रॉन्गफुल लॉस किया है। नेक्स्ट है गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली। अब कोई भी बंदा वो क्या कहलाएगा, गेनिंग रॉन्गफुली कब करेगा, जब वो क्या करता है, रिटेन करता है, किसी भी चीज़ को अपने पास रखता है रॉन्गफुली। एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर्स रॉन्गफुली, जब कोई भी बंदा, या फिर इसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ रॉन्गफुल तरीके से हासिल करता है, ठीक है, उसको भी हम बोलेंगे कि ये गेनिंग रॉन्गफुली है। अब नेक्स्ट वन है लूजिंग रॉन्गफुली। अ पर्सन इज सेड टू लूज रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली केप्ट आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी कि लूजिंग रॉन्गफुली से मुराद ये है कि जब किसी भी बंदे को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी से या तो निकाल दिया जाएगा, इसके साथ साथ व्हेन सच पर्सन इज रॉन्गफुली डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, या फिर उस बंदे को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये लूजिंग रॉन्गफुली है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टली। अब डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन आप जहाँ कहीं भी पढ़ेंगे तो उससे मुराद क्या होगी, हू एवर डज एनीथिंग, यानी कि कोई भी बंदा है वो कोई भी चीज़ करेगा विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू एनी वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू एनी अदर पर्सन, यानी कि कोई भी बंदा वो क्या करेगा, या तो रॉन्गफुल गेन करेगा या रॉन्गफुल लॉस करेगा किसी दूसरे भी बंदे को, वो क्या कहलाएगा, वो डिसऑनेस्टली उसने की है। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंटली। अब फ्रॉडुलेंटली में आपने जो लफ्ज़ याद रखना है वो है डी फ्रॉड का। अ पर्सन इज सेड टू डू अ थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ़ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डी फ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, यानी कि आप कोई भी जो चीज़ करेंगे, कोई भी ऐसा एक्ट करेंगे, कोई भी बंदा कोई भी ऐसा एक्ट करता है, कोई भी ऐसी चीज़ करता है, इफ़ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, वो किसी को डिफ्रॉड करने की नीयत से कोई एक्ट करता है, कोई भी चीज़ करता है, वो क्या कहलाएगी, वो फ्रॉडुलेंटली कहलाएगी। नेक्स्ट वन है रीज़न टू बिलीव, यानी कि कवी इम्कान, कवी यकीन। तो इसको आप क्या बोलेंगे, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट कॉज, अगर उसके पास सफिशिएंट कॉज मौजूद है टू बिलीव दैट थिंग, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, रीज़न टू बिलीव है। नेक्स्ट है 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। आपने बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे कि जनाब ये बड़े बड़े लोग जो हैं ये क्या करते हैं, अपने सर्वेंट्स के, अपने क्लर्क्स के अकाउंट्स में जो है पैसा वगैरह ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि उनको FBI या जो पाकिस्तानी कोर्ट्स हैं वो उनसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के लिए या ऐसे जो गलत अनासर जो उन्होंने किए हैं उनके बारे में पूछगछ ना कर सके। तो वो इस सेक्शन में उसको डिफ़ाइन किया गया कि अगर आपके वाइफ या क्लर्क या सर्वेंट के पास आपकी प्रॉपर्टी होगी तो वो भी क्या कहलाएगी, when property is in the possession of person's wife, clerk or servant,
यानी कि व्हेन प्रॉपर्टी इज़ इन द पोजेशन ऑफ ए पर्सनस वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट, जब पर्सन की वाइफ के पास, क्लर्क के पास या सर्वेंट के पास प्रॉपर्टी होगी ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के अकाउंट्स पे, उस पर्सन के बिहाफ पे, इट इज़ इन दैट पर्सन पोजेशन विद द मीनिंग ऑफ दिस कोड, तो फिर यही समझा जाएगा कि ये उस बंदा जो मालिक है, जो प्रिंसिपल है, उसकी प्रॉपर्टी इस कोड के मुताबिक ही समझी जाएगी। नेक्स्ट वन है काउंटरफीट। 28 अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट वो कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एन अदर थिंग, यानी कि कोई भी बंदा जो कि क्या करता है, काउंटरफीट करने का मुर्तकिब होगा, जो कोई ऐसा काम करता है जो दूसरे किसी भी चीज़ से मुमासलत रखता हो, इंटेंडेड बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, और उसका जो मकसद हो वो हो धोखाधड़ी, और नोइंग इट टू बिलीव दैट, या उसको ये कभी इम्कान हो, यकीन हो कि जनाब लोग इससे क्या होंगे, इससे जो धोखे की प्रैक्टिस है वो की जा सकती है, तो वो क्या कहलाएगा, उसने काउंटरफीट किया है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, जो कि 29 सेक्शन डील करता है। द वर्ड डॉक्यूमेंट डिनोट एनी मैटर, जो डॉक्यूमेंट का लफ्ज़ है ये क्या करता है, इससे मुराद होता है सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी तहरीर है वही इसमें शामिल नहीं है, इसमें तमाम किस्म के जो हैं सब्सटेंस है, इसमें कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या उससे किसी भी तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस पे कोई भी चीज़ लिखेंगे जो कि एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये डॉक्यूमेंट है। एंड नेक्स्ट वन है जनाब, इसमें वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। द वर्ड वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट अ डॉक्यूमेंट विच इज़ और परपोर्ट टू बी अ डॉक्यूमेंट, यानी कि इसमें वो कह रहे हैं कि जनाब वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होगी। अब जो है वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है वो डिनोट करती है किसी भी डॉक्यूमेंट को जो या तो कोई भी जो राइट है उसको प्रपोर्ट करे, कोई भी लीगल राइट या तो वो क्रिएट करे, या वो एक्सटेंड करे, या क्या करे, वो ट्रांसफ़र करे, ठीक है, या उसको ख़त्म कर दे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी जनाब वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट वन है विल से मुराद है कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई वसीयतनामा वगैरह है जो वो विल कहलाएगी। 32 है वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशन, इस कोड के मुताबिक कहाँ पे भी, कहीं पे भी जो है वो क्या लिखा जाएगा, इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर कॉन्ट्रेरी इंटेंशंस अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेस्ट, जहाँ कहीं पे भी इस एक्ट में ये वर्ड लिखे जाएंगे कि जनाब ये जो एक्ट है इसमें जो है इलीगल ओमिशंस भी हैं, तो वो एक्ट भी, इलीगल ओमिशंस भी उसमें इंक्लूड होंगी। अगर तो उस एक्ट में कहीं पे भी उसके ख़िलाफ़ कोई चीज़ लिखी गई है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जहाँ कहीं पे भी जो एक्ट्स होंगे जो इस एक्ट के तहत होंगे उनमें इलीगल ओमिशंस भी आ जाएंगी। अब जो है सेक्शन 33 जो है वो डील करता है एक्ट ओमिशन के साथ। अब जो हमने पहले ही एक्ट और ओमिशन को बड़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एक्ट का वर्ड कहीं पे भी आ जाएगा तो उससे मुराद होगी एक्ट डिनोट एज वेल एज अ सीरीज़ ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट, यानी कि जहाँ पे एक्ट का लफ्ज़ आएगा तो उससे मुराद होगी कि सीरीज़ ऑफ एक्ट भी आ जाए तो सिंगल एक्ट ही होगा। और ओमिशन से भी सेम ही है कि अगर जो वर्ड ओमिशन लिखा जाएगा इस कोड में कहीं पे भी, तो उसमें शामिल होगा कि जनाब अगर कोई सीरीज़ ऑफ ओमिशन भी है तो वो भी सिंगल ओमिशन ही काउंट होगा। नेक्स्ट है 34, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बहुत सारी FIRs में लगा होता है। एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि व्हेन एक्ट इज़ डन बाय, अब जो है व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज़ डन बाय सेवरल पर्सन, यानी कि अब कोई भी क्रिमिनल एक्ट है या कोई ऑफेंस है वो एक से ज़्यादा बंदे उसको, एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं उसको कमिट करते हैं, तो फिर क्या होगा, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उनकी जो नीयत है, इंटेंशन है, वो कॉमन है उन तमाम पर्सनस की, तो वो तमाम के तमाम बंदे अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है या कोई क्रिमिनल एक्ट होता है तो तमाम उसमें सेम मैनर में लायबल होंगे उस एक्ट के लिए, कि जैसे ही ऐसे ही समझा जाएगा जैसे तमाम ने अलग-अलग
ये एक्ट किया है। नेक्स्ट वन आ जाएगा 35 है, व्हेन सच एन एक्ट इज़ क्रिमिनल बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अब जो सेक्शन 35 है वो कह रहा है कि जनाब अब कोई भी ऐसा एक्ट है वो क्रिमिनल एक्ट ही कहलाएगा अगर ये आपको यकीन हो कि इसको एक्ट को किया जाना है, इसके पीछे जो इंटेंशन है या जो नॉलेज है वो क्या है, वो भी क्रिमिनल है, तो फिर वो एक्ट जो है वो कहलाएगा कि ये क्रिमिनल एक्ट है। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाई रीज़न ऑफ इट्स बीइंग विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज़ डन बाय सेवरल पर्सनस, ठीक है। यानी कि अब कोई भी एक्ट जो है वो क्रिमिनल कहलाएगा जब उसको सिर्फ इस वजह से किया जाना है कि इसके पीछे जो नॉलेज है वो क्रिमिनल है या इंटेंशन जो है वो क्रिमिनल है, और उसको एक से ज़्यादा बंदे जो है करते हैं। ईच ऑफ सच पर्सन हु ज्वाइंस इन द एक्ट, अब हर बंदा जो इसको ज्वाइन करेगा इस एक्ट को और उस नॉलेज या इंटेंशन में, वो क्या होगा, वो सेम ही लायबल होगा जैसे उस अकेले ने ही, उस अकेले की ही नॉलेज या इंटेंशन उसमें शामिल है। अब जो है सेक्शन 36 जो है ये बहुत ही अहम और बहुत ही आसान सेक्शन है। इफ़ेक्ट काज्ड बाय पार्टली एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, यानी कि अब कोई भी ऐसा आपका जो है आपका ऑफेंस करते हैं जिसमें पार्टली जो है, पार्टली बोलते हैं आधा, पार्टली एक्ट है और पार्टली आपके ओमिशन की वजह से कोई ऐसा इफ़ेक्ट कॉज होता है, तो उसको भी हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये भी ऑफेंस के ही ज़ुमरे में आएगा। whoever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by omission is the same offense। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमने इलस्ट्रेशन को रीड करना पड़ेगा कि ए, अब कोई बंदा है वो क्या करता है, वो जी को जानबूझ के मारता है या मारना चाहता है। वो क्या करता है, वो नंबर 1 पे तो उसको खाना नहीं देता, ये उसका एक्ट हो गया, ठीक हो गया। उसको फूड जो है वो प्रोवाइड करना छोड़ देता है या प्रोवाइड ही नहीं करता। और दूसरे नंबर पे क्या करता है, उसको फिर बीट करता है या मारता है। तो ये उसने क्या किया है, कमिट किया है मर्डर। अगर उस दोनों एक्ट्स के बाद जो है जी की डेथ हो जाती है तो फिर वो क्या कहलाएगा, इट्स एन मर्डर। नेक्स्ट वन है 37, कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। अब जो है एक से ज़्यादा एक्ट आपने किए हैं, ठीक है, और वो तमाम को आपने सिर्फ क्या किया है, कोऑपरेट किया है, तो वो तमाम एक्ट्स क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो एक ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसकी वर्डिंग क्या कहती है, व्हेन एन ऑफेंस इज़ कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट्स whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। इसमें जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो ये है कि आप 3 लोग हैं, वो किसी एक बंदे का मर्डर कमिट करते हैं। ए, बी, सी और जी का वो क्या करते हैं, मर्डर करना चाहते हैं। अब वो मर्डर करने के लिए जाते हैं तो उन जो 3 लोग हैं वो उनमें से जो एक है वो क्या करता है, उसके पास पिस्टल होता है, दूसरे के पास जो है वो दरवाजे पे खड़ा होकर निगरानी करता है, और थर्ड वन जो है वो उस पिस्टल से फायर करता है। अब जो तीनों के तीनों लोग होंगे उन्होंने क्या किया है, उस ऑफेंस के कमिट करने में तीनों ने कोऑपरेट किया है, तीनों जो होंगे वो उस ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। नेक्स्ट वन आ जाता है जी वॉलंटरीली, ये 39 है। वॉलंटरीली वैसे तो आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं अपनी रज़ामंदी से, अपनी मर्ज़ी से। तो अ पर्सन इज़ सेड टू काज एन इफ़ेक्ट वॉलंटरीली। अब एक बंदा जो है वो कोई भी एक्ट करेगा तो हम यही कहेंगे कि उसने क्या किया है, वो वॉलंटरीली किया है जब व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू काज इट। मतलब ये है कि जब उसके पीछे उसकी इंटेंशन होगी उस एक्ट को करने के लिए, तो हम यही उसमें तसव्वुर करेंगे कि ये उसने वॉलंटरीली किया है। एट द टाइम ऑफ इम्प्लाइंग दोज मीन्स ही न्यू और हैड रीज़न टू बिलीव टू बी लाइकली टू काज इट, और उसके पास ये एक यकीन भी हो कि वो ये एक्ट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक्ट उसने वॉलंटरीली किया है। नेक्स्ट वन है ऑफेंस। अब ऑफेंस जो है बहुत ही सादा सी इसकी डेफिनेशन है, वो ये है कि कोई भी एक्ट
कोई भी चीज़ जो इस कोड के तहत पनिशेबल होगी उसको हम कहेंगे कि वो एक ऑफेंस है। नेक्स्ट है स्पेशल लॉ। अ स्पेशल लॉ इज़ लॉ एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। अब जो स्पेशल लॉ होगा ये दो तरह के लॉज हैं, या तो लोकल लॉ होता है जो कि 42 में बताया गया है, या फिर स्पेशल लॉ। अब स्पेशल लॉ जो है वो कह रहे हैं कि किसी ख़ास सब्जेक्ट पे जो एप्लीकेबल होगा वो क्या कहलाएगा, स्पेशल लॉ कहलाएगा। अब जो लोकल लॉ है वो कहलाएगा अ लोकल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेरिटरीज कंप्राइज्ड इन पाकिस्तान। अब लोकल लॉ ये होगा कि वो पाकिस्तान की किसी ख़ास टेरिटरी पे एप्लीकेबल होगा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये लोकल लॉ है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं होगा, ना ही पूरे पंजाब में होगा, उसके किसी सिटी में या किसी एरिया में जो एप्लीकेबल होगा उसको हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटरीज पे कंप्राइज्ड है, तो ये लोकल लॉ है। नेक्स्ट वन है इलीगल 43 या फिर लीगली बाउंड टू डू। अब द वर्ड इलीगल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस। अब जो वर्ड इलीगल है ये तमाम उन चीज़ों पे अप्लाई होता है जो कि क्या है, एक ऑफेंस है, और या फिर जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या जिन चीज़ों को करने से जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है, रोकता है, और या फिर विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर ए सिविल एक्शन, या फिर जो कोई भी आपका एक्ट है जो सिविल एक्शन के लिए आपको ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है। एंड ए पर्सन इज़ सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वट एवर इट इज़ इलीगल इन हिम टू कमिट। या फिर कोई भी ऐसा इलीगल एक्ट जो उसको छुड़वाने के लिए कोई करता है, वो क्या बंदा होगा, वो जो पर्सन होगा वो लीगली बाउंड टू डू होगा। नेक्स्ट वन है उमिट बोलते हैं, सॉरी, छुड़वाने को या रोकने को या तर्क करने को। अब जो 44 है वो है इंजरी के साथ डील करता। ये बहुत ही अहम डेफिनेशन है हमारे MLC वगैरह को जब हम रीड करते हैं क्रिमिनल लॉ में, तो उसमें बार बार ये इंजरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इंजरी डिनोट्स एनी हार्म। अब ये बहुत ही वास्ट डेफिनेशन हो गई है। कोई भी हार्म जो किसी भी तरीके से इलीगली काज हो किसी पर्सन को, वो बॉडी में हो या माइंड में हो या रेपुटेशन में या प्रॉपर्टी में, चारों तरीक़ों से हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये इंजरी है। अब लाइफ से क्या मुराद होगी, द लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ज़िंदगी से मुराद किसी भी इंसानी मखलूक की ज़िंदगी है। जब तक कोई अलहदा चीज़ जो है लाइफ के बारे में नहीं लिख दी जाती, तब तक ये ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ होगी उसको हम बोलेंगे कि ये लाइफ है इस कोड के मुताबिक। नेक्स्ट वन है डेथ। द वर्ड डेथ डिनोट्स द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट है एनिमल। एनिमल डिनोट्स द लिविंग क्रिएचर अदर दैन ह्यूमन बीइंग, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अलावा जितनी भी मखलूक या क्रिएचर है जो कि ज़िंदा है, उनको हम बोलेंगे कि ये है एनिमल इस कोड के मुताबिक। नेक्स्ट है वेसल 48। वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग्स है, कोई भी कन्वेंस जो पानी के जो है सफ़र के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको हम बोलेंगे कि ये है वेसल है। नेक्स्ट है ईयर या मंथ। वट एवर द वर्ड ईयर और द वर्ड मंथ इज़ यूज्ड, इट इज़ टू बी यू अंडरस्टैंड दैट द ईयर और मंथ इज़ टू बी रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश कैलेंडर, यानी कि ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक जो भी साल या महीना जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे कि ये ईयर या मंथ है। नेक्स्ट है सेक्शन। द वर्ड सेक्शन डिनोट्स वन ऑफ दोज पोर्शंस ऑफ ए चैप्टर ऑफ दिस कोड, यानी कि इसमें टोटल जो है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि 23 चैप्टर्स हैं, 511 सेक्शंस हैं, तो जो किसी भी चैप्टर का जो एक ख़ास पोर्शन होगा, उसको उस पोर्शन को जिस चीज़ से ज़ाहिर किया जाएगा उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये सेक्शन है। नेक्स्ट वन है ओथ। अब जो ओथ है या जो हमारा हलफ होता है वो क्या है, द वर्ड ओथ इंक्लूड्स ए सोलोमन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि सोलोमन इन्फॉर्मेशन सब्सटीट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। अब कोई भी जो मुतबादल है हमारे ओथ का कानून के मुताबिक वो है सोलोमन अफर्मेशन उसमें शामिल है। एंड एनी डिक्लेरेशन या कोई भी डिक्लेरेशन है रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ, जिसको लॉ ऑथोराइज़ करता है या रिक्वायर करता है कि वो की जाए किसी भी पब्लिक सर्वेंट के सामने, या फिर उसको इस्तेमाल किया जाए किसी भी सबूत के मकासद के लिए, वेदर इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट,
आया कि उसको हमने कोर्ट में इस्तेमाल करना है या नहीं, फिर भी वो क्या कहलाएगी, ओथ कहलाएगी। नेक्स्ट है गुड फेथ। नथिंग इज़ सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर और इंटेंशन। अब ड्यू केयर और इंटेंशन जहाँ कहीं पे भी आ जाएगी किसी भी एक्ट में, उसको हम बोलेंगे कि ये गुड फेथ में एक्ट हुआ है। नेक्स्ट है हार्बर, जो कि लास्ट हमारी डेफिनेशन है। हार्बर से मुराद क्या है? हार्बर से मुराद किसी भी शख्स को, किसी भी ऑफेंडर को पनाह देना। एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 या 130 सेक्शन और 157 के अलावा, इन केस इन विच द हार्बर इज़ गिवन बाय द वाइफ और हस्बैंड ऑफ ए पर्सन हार्बर। यानी कि आप किसी भी बंदे को जो है, किसी भी ऑफेंडर को आप इस सेक्शन के तहत अगर पनाह देंगे, ठीक है, या किसी को भी आप कोई फूड प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंक प्रोवाइड करेंगे किसी भी पर्सन को, तो आप क्या कहलाएंगे, आपने हार्बर कमिट किया। लेकिन एक जो हस्बैंड होगा वो अपनी वाइफ को, या एक जो वाइफ होगी वो अपने हस्बैंड को अगर ऐसा कोई पनाह वगैरह देती है तो वो हार्बर नहीं कहलाएगा। तो ये था हमारा चैप्टर 1, जो हमारा जो डील करता है पीरा एसडीओ के, जो एक पार्ट है हमारा उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी के हवाले से। तो ये हमने किया आज क्रिमिनल लाइबिलिटी को कंप्लीट। इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो में पब्लिक ऑफेंसेस को कंप्लीट करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस जो हैं वो पसंद आती हैं तो काइंडली आप जो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच।